तो फ्रेंड्स एक आदमी होता है, उसका नाम विनोद होता है और वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए एक बड़े से स्कूल में जाता है। वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि बच्चे का एडमिशन सबसे पहले उसका टेस्ट लिया जाता है, तब एडमिशन किया जाता है। जिसके लिए फ्रेंड्स विनोद अपने बच्चे को स्कूल के अंदर ही छोड़ देता है टेस्ट देने के लिए और अपने बाहर आके वेटिंग रूम में बैठ जाता है। वेटिंग रूम में बैठे बैठे विनोद जी सोचते हैं कि तब तक जब तक मेरा बच्चा जो है वो टेस्ट दे रहा है, तब तक मैं प्रिंसिपल से मिल लेता हूँ और पूछ लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें अंदर से लेनी होगी, जैसे कि जूता, टाई, बेल्ट, कॉपी, किताब क्या अंदर से मिलेंगी और क्या हमें बाहर जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सब बातों को पूछने के लिए वो प्रिंसिपल के रूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो प्रिंसिपल मैम के रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और थोड़ा ही दरवाज़ा खुला होता है, जैसे ही उनकी नज़र प्रिंसिपल मैम के ऊपर पड़ता है, उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और वो नज़रें चुरा कर भागने लगते हैं। भागते वक्त ही प्रिंसिपल मैम का भी नज़र उन पे पड़ जाता है और वो भी उनको देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं और परेशान हो जाती हैं। विनोद अपने मन में यही सोचता था कि इसको तो मैंने लात मार के अपने घर से भगा दिया था और ये बहुत गरीब घर की थी, तो आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई और ये सब कैसे हो गया। बहुत ही आश्चर्यचकित की बात थी और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तब प्रिंसिपल मैम विनोद को अंदर बुलाती हैं अपने पास और फ्रेंड्स अपने पास बुलाने के बाद वहाँ पर जो होता है उसकी वजह से पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। तो फ्रेंड्स आखिर कहानी क्या थी, विनोद और प्रिंसिपल मैम का क्या रिश्ता था और विनोद प्रिंसिपल मैम से नज़रें चुरा कर क्यों भाग रहा था, आइए जानते हैं पूरी सच्चाई वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक संजना नाम की लड़की की है जो अपने माता पिता और बहनों के साथ नोएडा में रहती थी। संजना के पापा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे फ्रेंड्स और उसकी दो बहनें भी थीं और संजना दोनों बहनों से बड़ी थी। उसी दौरान उसके घर पे एक आदमी आता है और संजना की शादी करने की बात करने लगता है। वो संजना के पिताजी से कहता है कि देखिए हमारी नज़र में एक लड़का है और वो बहुत ही पैसे वाला है, अमीर है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और बड़े परिवार से रहने वाला है। पैसों की कोई भी कमी नहीं है, घर बंगला गाड़ी पैसा सब कुछ उनके पास है। बस वो यही चाहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छी पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की आए। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी बेटी सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, आप उनकी शादी वहाँ पर करवा दीजिए। तब संजना के पिता बोलते हैं शादी तो मैं करवा ही दूँगा, लेकिन वो बड़े परिवार से हैं तो उनको दहेज भी मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। तब वो आदमी बोलता है कि देखिए दहेज की कोई बात नहीं है, वो बड़े लोग हैं, उनके पास खुद ही इतना सारा पैसा है, वो दहेज नहीं लेंगे। उनको बस लड़की अच्छी चाहिए, संस्कारी चाहिए, उनको बस यही चाहिए, आप दहेज की चिंता मत करिए। तब वो बोलते हैं संजना के पिताजी जब ऐसी बात है, इतना अच्छा परिवार हमें मिल रहा है, तब हम क्यों ही परेशान हों, आप बात करिए, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तब वो आदमी चला जाता है और वहाँ पर शादी की बात करता है। संजना की फ़ोटो वहाँ पर सभी को दिखाता है और संजना की फ़ोटो सभी को पसंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स शादी तय हो जाती है और संजना की शादी उस लड़के से करा दी जाती है। जब संजना वहाँ पर जाती है तो आप समझ ही सकते हैं, छोटे परिवार से जब लड़की जाती है बड़े परिवार में तो वहाँ पर सेटल होने में थोड़ी टाइम लगती है। तो फ्रेंड्स जब संजना वहाँ पर जाती है और खाना वाना बनाने लगती है, तब उनको लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं। उनके घर में जो उनकी बहन होती है और उनकी माँ होती हैं परेशान करना शुरू कर देती हैं। जब संजना कोई भी काम सही से कर नहीं पाती तब उसे ताने दिए जाते कि तुम छोटी घर की हो तो क्या ही जानोगी, छोटे परिवार में रही हो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए, हमेशा ताना कसती रहती थी। संजना बहुत परेशान हो जाती थी। एक दिन 10-15 दिन बीत गए जब, तब संजना ने अपनी माँ के पास फ़ोन किया और माँ से सारा बात बताने लगी। मम्मी ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है और संजना से एक कप भी गिर जाता तो उसके लिए सब डांटते थे। तो संजना ने अपनी माँ से सारी बात बताई।
उनकी माँ ने संजना को बहुत ही ज़्यादा समझाया, बोला कि देखो बेटी, अभी वहाँ पर गए तुमको 15 दिन ही हुए हैं, रहते रहते धीरे धीरे तुम सारा चीज़ सीख जाओगी और सेटल हो जाओगी। माँ के समझाने से संजना मान जाती है और संजना बहुत समझदार थी और बहुत ही शरीफ थी, इसलिए संजना मान जाती है और संजना सोचने लगती है मन ही मन कि ये सही बात है, मुझे यहाँ पर आए 15 दिन ही हुए हैं और धीरे धीरे मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊँगी, तो मुझे धीरे धीरे सब आ जाएगा, इसलिए संजना मान जाती है। उस परिवार में फ्रेंड्स रहते रहते 5 से 6 महीने हो जाते हैं और लोगों की तानाकसी चालू ही रहती है। सास भी ताना मारती और ननद भी ताना मारती, लेकिन हमेशा संजना सबकी बातों को हंसकर टाल देती थी। 5 से 6 महीने बीत चुके थे, तभी संजना को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। संजना बहुत खुश हुई और ये खुशी विनोद को बताई। विनोद गुस्सा होने लगे और बोले कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, अभी तुम दवा खा लो, मुझे बच्चे की अभी ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेके दोनों पति पत्नी में कहा-सुनी हो गई। संजना दवाई खाने को राजी नहीं होती है और बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर विनोद मान जाता है। फ्रेंड्स, 1 महीने फिर से बीत जाते हैं और संजना विनोद के बगल में सोई होती है। संजना अपने बच्चे के बारे में सोच के बहुत खुश होती है और अपने बच्चे को लेकर सपने सजाने लगती है। तभी विनोद के मोबाइल पे ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मिनट मिनट पे रिंगटोन बजते रहते हैं मैसेज के। तब संजना जो है वो परेशान सी हो जाती है। विनोद काफ़ी नींद में सोया हुआ था, विनोद को कुछ भी होश नहीं था और उसके मोबाइल पे मैसेज आए जा रहे थे। तभी संजना को लगा कि विनोद जी तो अभी सोए हैं, मुझे ही मोबाइल चेक कर लेना चाहिए, आखिर इतनी रात को इतना ज़्यादा मैसेज कौन कर रहा है। तब संजना विनोद का मोबाइल उठा लेती है और चेक करती है तो उस पर लड़की की मैसेज आती है। और फ्रेंड्स, विनोद जो है बहुत सारी लड़कियों से बात करता था, चैटिंग करता था और सारे चैट उसी मोबाइल में व्हाट्सएप में पड़े हुए थे। उसने किसी का भी चैट डिलीट नहीं किया था, क्योंकि संजना कभी शक की नज़रों से विनोद को नहीं देखती थी और ना ही मोबाइल कभी चेक करती थी। इसलिए निडर होके विनोद हर लड़कियों से बात करता था और सारी चैटिंग पड़ी हुई थी। रात भर संजना चैटिंग चेक करती है और संजना को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। सुबह होता है तो संजना पूछने लगती है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। विनोद कहते हैं कि ये मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी में जो मर्जी वो करूं, तुमसे क्या मतलब। तुमको यहाँ पर रहने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है और अच्छी ज़िंदगी तुमको मिल रही है, तो तुमको टेंशन ही क्या है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, पर्सनल लाइफ में तुम इंटरफेयर मत करो। तब संजना बोलती है कि मेरी शादी हुई है आपसे और आप जो भी कर रहे हैं उसको मुझे जानने का पूरा हक है। तब दोनों में झगड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तब विनोद को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में विनोद संजना को मारपीट देता है। संजना बहुत दुखी हो जाती है और बस यही सोचती है कि इनके परिवार वाले मुझे कितना भी ताना मारते थे, मुझे दुख नहीं होता था, लेकिन मेरा पति भी ऐसा निकल गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। संजना तुरंत ही अपनी माँ के पास फ़ोन करती है, माँ को सारी बात बताती है और माँ से बोलती है कि माँ, लोग मुझे ताना मारते थे तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं था, लेकिन मेरे पति ही ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों से बात करते हैं और बहुत सारी लड़कियों से संबंध बनाए हुए हैं। सारी बात सुनने के बाद वो माँ से कहती है, माँ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। इसके बाद संजना वहाँ से अपने ससुराल से अपने घर चली आती है, अपने पापा को भी सारी बात बताती है। पापा सारी बात सुन के कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि गलती संजना की नहीं थी। उसके बाद संजना विनोद से तलाक ले लेती है और अपने परिवार में ही रहने लगती है। परिवार में रहते रहते फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद संजना को एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होने के बाद फ्रेंड्स फिर से वो परिवार में रहने लगती है खुशी खुशी, लेकिन जब 3-4 साल हो जाता है तब संजना को टेंशन होने लगता है कि मेरा परिवार भी गरीब है, मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, अगर मैंने कुछ नहीं किया, कुछ पैसे नहीं इधर उधर से कमा के लाए तो मेरा बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, मैं अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कैसे कर पाऊँगी। तो वो सोच में पड़ जाती है। इसीलिए उसकी एक सहेली होती है जो दिल्ली में रह रही होती है, वो उसके पास फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है, मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो अगर तुम कहीं पर नौकरी की जुगाड़ लगा देती तो अच्छा रहता। तब उसकी सहेली बोलती है कि मेरे घर के बगल में ही बहुत बड़ा स्कूल है, अगर वहाँ पर तुमको पढ़ाने की नौकरी मिल जाए
टीचर की नौकरी मिल जाए तो तुम अच्छा खासा पैसा वहाँ से निकाल पाओगी। तब संजना बोलती है कि ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ और तुम वहाँ पर बात करो, क्योंकि उसकी सहेली जानती थी कि संजना पढ़ने में बहुत अच्छी है और ग्रेजुएशन भी कर चुकी है। तब उसकी सहेली जाके वहाँ पर बात करती है और संजना को वहाँ पर बुलाया जाता है। संजना वहाँ पर जाती है और इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पर संजना की जॉब लग जाती है। टीचर के रूप में वहाँ पर पढ़ा रही होती है फ्रेंड्स, और उसको 10 और 11 की लड़कियों को पढ़ाना होता था फिजिक्स का। तो वहाँ पर पढ़ा रही थी संजना। वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार बन गया था। बच्चे बहुत ही उससे प्यार करते थे और संजना भी बच्चों से बहुत ही घुल मिल गई थी, और संजना भी पूरे स्कूल को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेती थी। संजना सारा काम कर लेती थी। अचानक में प्रिंसिपल की तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाती है और उस समय बच्चों का एडमिशन हो रहा होता है। स्कूल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तब प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि मेरी जगह पे आप संजना को बैठाइए, वो वहाँ का सारा चीज़ संभाल लेगी, उसको सब पता है। इसलिए जो प्रिंसिपल साहब थे संजना को अपने केबिन में बैठा देते हैं और बोलते हैं, संजना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज के बाद से जितने भी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं तुम ही देखोगी और सारा चीज़ तुम ही से संभालोगी। उसी बीच विनोद भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाने वहाँ पर आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, जब विनोद संजना को देखते हैं तो अपनी नज़रें चुराकर भागने लगते हैं। तभी संजना की नज़र विनोद पे पड़ जाती है और संजना केबिन में बुलवाती है उनको। तब संजना बोलती है कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर अपने बेटे का एडमिशन करवाने आया हूँ। संजना बोलती है बेटे का, क्योंकि उसे आश्चर्य हो जाता है। तब विनोद बोलता है कि हाँ, जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी तब मेरी दूसरी शादी हो गई थी और ये मेरा वही बेटा है, उसी का एडमिशन मैं यहाँ पर करवाने आया हूँ। तब विनोद भूल पड़ता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ तक कैसे आई। तब संजना बोलती है कि मैं कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ, प्रिंसिपल साहब जो हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने मुझे बैठाया है सब कुछ देखने के लिए, बच्चों का एडमिशन करने के लिए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं ये जॉब करूँगी, उसके बाद मैं टीचर का काम करती हूँ पढ़ाने का, तो मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। तब ऐसे ही हालचाल पूछते संजना अपने बच्चे का जिक्र कर पड़ती है। तब वो विनोद बोल पड़ते हैं कि आखिर किसका बच्चा। तब संजना बोलती थी ये वही हमारा बच्चा है जिसको आपने दवाई खाने के लिए बोला था, जिसको आप नहीं रखना चाहते थे, ये मेरा वही बच्चा है। विनोद बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चे से मिलना है, प्लीज़ मुझे अपने बच्चे से मिला दो। तब संजना बोलती थी कि जब मेरा बच्चा पेट में था और मैं उसको जन्म देना चाहती थी तब तो तुम दवा खाने के लिए बोल रहे थे, तब किस हक से उससे मिलने को बोल रहे हो। विनोद बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है और इतना जवाब सुनने के बाद विनोद चला जाता है। संजना काफ़ी खूबसूरत थी और अच्छी भी थी, इसलिए विनोद उसके पीछे पड़ ही जाता है। कभी कभी जूता लेने के बहाने, कभी टाई लेने के बहाने, कभी कुछ लेने के बहाने विनोद हमेशा स्कूल में आया करता था और उसे मिला करता था। तब संजना बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि वो विनोद की हरकत को जानती थी, विनोद किस टाइप का लड़का है। तब संजना ने मना कर दिया स्कूल के टीचर से, देखिए मेरे केबिन में कोई भी आता है तो मुझे बताइए, ऐसे ही डायरेक्ट मेरे केबिन में किसी को मत भेजा करिए। तब लोग पूछ के ही भेजते थे, वैसे नहीं भेजते थे। तो संजना ने विनोद से मिलना जुलना बंद कर दिया। फ्रेंड्स, 2-3 साल बीत चुके थे और इसी बीच संजना की मुलाकात एक प्रमोद नाम के लड़के से हुई थी। प्रमोद संजना को बहुत ही चाहता था और संजना भी जानती थी कि प्रमोद बहुत ही अच्छे परिवार से है और मुझे बहुत ही प्यार से रखेगा और इतनी लंबी ज़िंदगी है तो मुझे शादी प्रमोद से कर लेनी चाहिए। एक दिन प्रमोद ने संजना को प्रपोज किया। तब संजना ने सोचा कि मेरी ज़िंदगी इतनी लंबी है तो मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए। तब संजना ने हाँ कर दी, लेकिन प्रमोद के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। प्रमोद एक दिन रात को होटल में रुक गया और वहाँ पर फ़ोन करके संजना को बुलाने लगा। संजना समझ गई थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो बस मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसलिए संजना ने मना कर दिया। उस रात को संजना होटल में नहीं गई। फिर से 2-3 दिन बीत गए, फ़ोन पे बात होती थी। प्रमोद ने नशे की हालत में उसी होटल पर 2-3 दिन के बाद संजना को दोबारा बुलाया।
संजना ने फ़ोन उठाया, फिर से संजना ने मना कर दिया। जब संजना ने मना किया तो प्रमोद ने उसको गाली देना स्टार्ट कर दिया और उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। तब संजना समझ गई कि ये मेरे से प्यार नहीं करते हैं, बस मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं और मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। तब से संजना ने प्रमोद से भी दूरी बना ली और दूर दूर ही रहने लगी। तो फ्रेंड्स, अक्सर देखा जाता है जिन महिलाओं का तलाक हो जाता है उन महिलाओं के साथ लोग ऐसे गलत काम करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है। हमें मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम कुछ भी गलत काम करें वो कुछ नहीं कर पाएंगी, ना ही उनका कोई सुनेगा। यही सब सोच के लोग तलाकशुदा महिलाओं के साथ रेप और घटियाई और बहुत सारी चीज़ों को अंजाम देते हैं, ना कि उसके साथ जीवन बिताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से महिलाओं को बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि जब महिलाएं तलाकशुदा होती हैं तो ऐसे लोग पीछे पड़े रहते हैं, तो उन पर ध्यान न दें और अपने आगे की ज़िंदगी देखें, क्योंकि तलाकशुदा महिलाओं के पीछे बहुत लोग पड़े होते हैं। वो जानते हैं कि ये अकेली रहती है तो इनका कुछ भी कर लो और ये कुछ नहीं बोलने वाली हैं और ना ही समाज इनकी बातों को सुनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्रेरणा वाली कहानी थी। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।